हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो ये है विजन आईएएस का टेस्ट है, जो कि टेस्ट नंबर 21 है आज का। ठीक है, और इसमें 31 क्वेश्चन हो चुका है। तो उसके आगे से आज जो है इसको किया जाएगा। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो उसको भी जाकर देखिए। और देखिए जीएस, अगर आप यूपीएससी के मेंस में जीएस 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटी का सेगमेंट चलाया जा रहा है, जो कि इसमें सिलेबस बना दिया गया है। उसके आगे जो उसका सिलेबस से टॉपिक वाइज और उसका जो एनसीईआरटी है क्लास 11 और 12 का, उसको भी शुरू किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और देखते रहिए कौन सा टॉपिक सबसे पहले कवर कराया जा रहा है। फ्री में सारे मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा आपको। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करिए क्वेश्चन नंबर 31 से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा होगा। सरकारी निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा कहता है मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। और तीसरा कहता है मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और चौथा है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। चलिए ऑप्शन देख लिए, अब आंसर करिए। सरकारी निकायों के बारे में है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वह बारी बारी यानी क्रमवार से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और चौथा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्या ऐसा है? संयुक्त लोक सेवा की अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। दूसरा भी कथन गलत, मतलब 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 1 और 2। ठीक है, चलिए 32 नंबर। न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या अंतिम नहीं होती है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही संविधान की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, सही है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि हाई कोर्ट द्वारा की गई ये अंतिम नहीं होती है, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है। चलिए 33 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। वही दूसरा कहता है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की विधि जो है ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से। और चुनाव का जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का तो ठीक है, जो ये नामांकन का है ये आयरलैंड से है, न कि अमेरिका से। तो दूसरा कथन गलत, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखते हैं। आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ा फीडबैक भी दिया करिए अपना, किस प्रकार का वीडियो आपको लगता है। 34 नंबर है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को समन करने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति होती है। दूसरा है लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? 34 नंबर। लोक अदालत
देखिए लोक अदालत क्या है? लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ उन मामलों या विवादों को जो किसी न्यायालय में लंबित है अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, जैसे कि न्यायालय के समक्ष अभी तक नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से ये निपटारा समझौता किया जाता है। तो लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को समन करने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति होती है। ठीक है। और दूसरा है, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। तो ये भी ठीक है। जब दोनों ही कथन सही है तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर लाल सागर, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर या फारस की खाड़ी हिंद महासागर। चलिए देखिए, अब पनामा नहर की बात कर रही है। पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऐसे बीच में है ना पनामा नहर। तो आप देखेंगे इसमें भूमध्य सागर तो नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। यहाँ भी भूमध्य सागर आ गया, इसको नहीं हटा देंगे ऐसे। फारसी खाड़ी हिंद महासागर, फारसी खाड़ी तो इधर आ जाता है ना, इसको भी हटा देंगे। बचा क्या? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। इधर आपका प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कथन और कारण क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल में मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। कितने कथन सही हैं इसमें से? अब चलिए देखेंगे। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, या पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। चलिए ऑप्शन देख लिए, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सही है। देखिए अगर इसका आपको नहीं पता है फिर भी इसको देखिए दूसरा वाला, किंतु 1 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा मंत्री पद से समाप्त हो जाएगा। तो 1 माह नहीं बल्कि 6 माह होता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। जब दूसरा कथन गलत तो पहला तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। एक सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दूसरा है, जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। और तीसरा है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। कितने कथन सही नहीं है इसमें? कितने कथन सही नहीं है वो बताना है। चलिए देखेंगे, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर है 37। कहता है दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये कथन सही है। दूसरा कहता है कि जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान देने में मत देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए प्रथम मतदान के दौरान अपने मत का उपयोग कर सकता है, किंतु मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक जो मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो तीसरा कथन है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपता है जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। तो तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो दो कथन गलत हुए हैं तो कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा।
तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को मिश्रित करके किया गया है। और दूसरा कथन है, मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 38। तो देखेंगे, भगवान राम की जो यहाँ पे अयोध्या में मंदिर बनाई गई है, वहाँ पे उसका डिजाइन जो है नागर शैली की मारू गुर्जर स्थापत्य कला के शैली के आधार पर किया गया है। मारू गुर्जर स्थापत्य कला शैली जो है उत्तरी भारत में प्रचलित एक हिंदू मंदिर स्थापत्य कला है। जो ये द्रविड़ कर रहा है ना, द्रविड़ शैली देखिए दक्षिण में होती है, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और ये आंध्र प्रदेश क्या द्रविड़ शैली की बात करता है। लेकिन नागर शैली ये उत्तर भारत में रहता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि ये जो है कि लोहे स्टील का उपयोग करके स्वदेशी रूप से किया गया है, तो ये सही है। इसमें लोहे स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, स्वदेशी रूप तकनीक से किया गया है, तो ये कथन सही हो जाएगा। मतलब पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है। और दूसरा है, राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के हेतु आरक्षित कर सकता है। और तीसरा है, वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। कितने कथन सही हैं? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या 1, 2, 3? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे। तो देखिए, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है, सही है। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, सही है। वह 6 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष का होता है, तो तीसरा कथन गलत। कुल मिलाकर देखेंगे तो 1 और 2, मतलब 1 और 2 सही है, तीसरा वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 3 यहाँ से हटाइए, 3 यहाँ से हटाइए, 3 यहाँ से हटाइए, आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा है, वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तीसरा है, वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। उपयुक्त में से कितनी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? 40 नंबर। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है, सही है। वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए, वह निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है, ठीक है, न कि इसके परामर्श से करेगा। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। अब क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचारित विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन देख लीजिए। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत, या तो पहला गलत दूसरा सही। चलिए 41 नंबर आंसर क्वेश्चन। तो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के बारे में है। कहता है, राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है, सही है।
दूसरा कहता है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचारित विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़े। 42 नंबर। भारतीय राजनीति से संबंधित मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शब्द संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। दूसरा है संविधान में इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 42 नंबर। इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ें। 43 नंबर देखिए, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा है संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से हाई कोर्ट की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो हाई कोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सही बात है। और दूसरा है कि संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से हाई कोर्ट की अधिकारिता का अपवर्जन करती है, तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 44 नंबर। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य विधानमंडल की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। और दूसरा है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो ये हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे 20% दिया है, यहाँ पे 15% होता है, तो पहला कथन गलत, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए 45 नंबर देखिए क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उभयनिष्ठ सदस्य हैं? बिम्स्टेक, सार्क, संघ एससीओ और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। चलिए बताइए। देखिए एससीओ में कौन से सदस्य हैं? तो एससीओ में आपका रहता है चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, इंडिया और पाकिस्तान है। इसमें क्या ईरान भी इसमें है, ईरान, लेकिन इसमें वो नहीं आता है, कौन? बांग्लादेश। तो तीसरा हटा देंगे, तीसरा यहाँ से हटाइए, तीसरा यहाँ से हटा दीजिए, चौथा में से। तो बचा आपका 1, 2, 4। अब देखते हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन देखिए, ये भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है इसमें, तो ये भी हटा देंगे। बिम्स्टेक में है, सार्क में है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2, बिम्स्टेक और सार्क, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ें। 46 नंबर। शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला योजना समिति के 4.5 है, 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। और दूसरा है कि महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो चलिए देखिए, जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए, सही है। दूसरा कथन गलत है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगरीय क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने से किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शहरी स्थानीय निकायों में से कौन सा राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है? पोर्ट ट्रस्ट, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड। कितने सही हैं? 2 और 3, 1 और 2, केवल 3 या केवल 2?
पोर्ट ट्रस्ट, इसको हटाएंगे। देखिए एक पोर्ट ट्रस्ट का गठन संसद अधिनियम द्वारा किया जाता है। नगर क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, देखिए इन्हें राज्य विधानमंडल के एक अलग यानी कि पृथक अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है और इनकी संरचना कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा कथन सही है। छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड देखिए ये क्या है, इनका गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित छावनी बोर्ड जो है 2006 के उपबंधों से तहत किया गया है। तो छावनी बोर्ड भी नहीं आएगा, कि मिलाकर सिर्फ एक ही आएगा, दो। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। दूसरा है, इस संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। और तीसरा, संसद द्वारा परिषद के सृजन या उत्साधन के कार्य के अनुच्छेद 265 के तहत एक संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है। कितने सही हैं, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या तो केवल 3। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो कहता है संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है, तो ये कथन सही है। दूसरा कहता है इस संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तो दूसरा कथन ये भी सही है। ठीक है, 1 और 2 सही हो गया। तीसरा देखते हैं, संसद द्वारा परिषद सृजन या उत्साधन के कार्य को अनुच्छेद 265 के तहत एक संविधान संशोधन रूप माना जाता है। 265 के तहत माना जाता है। 265 होता है कि 368 होता है, देखेंगे भाग 20 में 368 होगा। तीसरा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे क्योंकि गलत पूछा हुआ है। चलिए 49 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में हाई कोर्ट को अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है क्योंकि भारत में सभी हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय हैं। कितने सही हैं, तो देखेंगे दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए बताइए। तो भारत में हाई कोर्ट को अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है, ये ठीक है। दूसरा है कि भारत में सभी हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, क्या ये ठीक है, तो ये भी कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, दूसरा का पहला व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में निर्वाचनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, सार्वभौम व वयस्क मताधिकार, मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग। कितने सही हैं, केवल एक और दो, 2 और 3, या तो 1 2 3। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ें। 51 नंबर देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से भारत में संघवाद का उल्लेख एवं परिभाषित किया गया है। दूसरा है, बम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान की मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया था। और तीसरा कथन है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है, ये बम्बई वाद 1994 का सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान में मूल विशेषता के रूप में वर्णित किया, तो ये सही है। और तीसरा कथन करता है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संघवाद की विशेषता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है जो संविधान की व्याख्या स्वतंत्र रीति से करती है। तो पहला कथन गलत है, तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है,
पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। और तीसरा है पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। उपयुक्त में से कितने प्रावधान संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है? पहला ओनली वन, या ओनली टू, या सभी तीन, या तो कोई नहीं। 52 नंबर। कथा पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो ये सही है। और तीसरा है पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, तो ये पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। और तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना उन्हें उचित कर, पृथक कर या प्रशुल्क या शुल्क आदि के आरोपण के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना होता है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। इसमें ओनली वन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक ही सही है। चलिए 53 नंबर देखेंगे। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। और दूसरा है विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है। तीसरा है विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए देखिए, राज्य की विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेती है। क्या पहला सही है? पहला गलत हो जाएगा। देखिए, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लेती है। वही दूसरा कहता है कि विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान की मांग पर मतदान कर सकती है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। विधान परिषद बजट पर केवल चर्चा कर सकती है किंतु अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। यह विधानसभा का अनन्य विशेषाधिकार है। और वही तीसरा कहता है विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती है, तो ये कथन सही है। कुल मिला के इसमें दो कथन गलत है, एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए 54 नंबर देखेंगे। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। और दूसरा है उसे 5 वर्ष की न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। और तीसरा है वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसमें चौथा भी कथन है, उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? सभी नंबर वाइज है। चलिए बताइए, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात कर रहा है। कहता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। क्या ये सही है? पहला कथन गलत हो जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा कहता है उसे 5 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ये वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य हो, और दूसरे शब्दों में कहे तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहने या हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, तो कुल मिला के दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो ये कथन सही है, प्रसाद पर्यंत रहता है। और चौथा कहता है कि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये भी सही है। कुल मिला के दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली टू होगा। चलिए 55 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली नेक्स्ट कार्ट 19 थेरेपी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद इस बार पीसीएस में पूछा गया था क्या? एड्स, कैंसर, कोविड-19 या क्षय रोग? तो ये कैंसर के लिए है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कैंसर के लिए है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है?
FATF यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट, 56 का आंसर बताइए, बताया मैंने 56 का देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा। कौन सा होगा ये? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 57 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। और तीसरा है राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचारित हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं, यही पूछ रहा है उसमें। देख लीजिए ऑप्शन भी, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। 57 नंबर, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सही है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधायिका के सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति इस बात पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या लगाएंगे? सिर्फ दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास और जिन देशों के मध्य होता है। सदा तन्नसीक, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात। और डेजर्ट साइक्लोन, भारत और सऊदी अरब। अल नजाह, भारत और ओमान। एक्वेरिन, भारत और मालदीव। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। सदा तन्नसीक, देखिए भारत और यूएई का क्या है, ये डेजर्ट साइक्लोन है, ठीक है। और सदा तन्नसीक ये भारत और किसके बीच का है? सऊदी अरब का है, तो ये इसका हो जाएगा। अल नजाह, अल नजाह ये कहाँ का है, किसके बीच में होता है? ये भारत और ओमान के बीच का होता है, ये ठीक है। एक्वेरिन ये किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है, ये ठीक है। मतलब एक और दो को क्या किया है, ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी तीन और चार सही है। कुल मिला के ऑप्शन इसमें दो लगाएंगे, ऑप्शन बी केवल दो होगा। चलिए 59 नंबर, जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और दूसरा है जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। और तीसरा है जिला न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा कहता है जिला न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है, इसके पास होती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है, ये इसके राज्यपाल के पास थोड़ी ना होगी। और दूसरा है जिला न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? दे सकता है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। हाईकोर्ट में एक कार्यकारी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो तक के लिए की जाती है। और दूसरा है ऐसी नियुक्ति का एक संभावित कारण उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता हो सकती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 60।
पहला कहता है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु जो भी कम हो के लिए 2 वर्ष और 62 वर्ष। पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए कोई समय सीमा नहीं होती है, ये एक समय सीमा होती है जो 2 वर्ष से अधिक नहीं, लेकिन एक कार्यकारी न्यायाधीश के लिए कोई सीमा नहीं है, किंतु कार्यकारी न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पद पर त्याग करना होता है। तो कुल मिलाकर ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि ऐसी नियुक्ति एक संभावित कारण उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति की वजह से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के में असमर्थता हो सकती है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पेम्बा प्रभाव संबंधित है, किससे? पेम्बा प्रभाव। तो पेम्बा प्रभाव संबंधित है ठंडे जल की तुलना में गर्म जल की तेजी से जमने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बासठ नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलिगा और येरावा संबंधित है, किससे? वन्य से प्राप्त खाद्य पदार्थों से, पश्चिमी घाट में रहने वाले देसा समुदायों से, जनजातियों के विस्तृत भाषाओं से, या केरल में उत्खनन पाए गए जीवाश्मों से। क्या होगा? सोलिगा और येरावा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट में रहने वाले देसा समुदायों से। चलिए 63 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राय या परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या किसी विशिष्ट हाई कोर्ट न्यायालय से राय या परामर्श ले सकता है। और दूसरा है, इस प्रकार की कोई भी राय या परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट या विशिष्ट हाई कोर्ट से राय या परामर्श ले सकता है। तो इसमें देखिए हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई परामर्श नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई परामर्श देने की शक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ है ना, इसमें हाई कोर्ट की बात करता है। दूसरा है, इस प्रकार कोई भी राय परामर्श की प्रकृति बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये सही है, मतलब कोई राष्ट्रपति को अगर परामर्श दे दिया है तो क्या उसके मानने के लिए बाध्य हैं? बिल्कुल नहीं बाध्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 64 नंबर, 66 क्वेश्चन तक किया जाएगा। भारत में दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप को देखिए मैंने GS2 के सिलेबस में पढ़ाया भी है, क्योंकि उसमें GS2 के बारे में उसमें पढ़ना भी है, प्रेशर ग्रुप के बारे में। देखिए आज क्वेश्चन भी आ चुका है। दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है, राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करना या साझा करना नहीं है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह के बारे में जानते हैं? मैंने बताया भी था। देखिए दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। और उन्हें दबाव समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने का प्रयास करते हैं। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। इसका जो शब्द, ये दबाव समूह का जो शब्द मिला हुआ है ना, कहाँ से मिला हुआ है? उद्भव इसका कहाँ से हुआ है? उत्पत्ति USA से हुआ है। तो चलिए देखेंगे, इसमें दोनों कथन सही है, मतलब पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाले व्यक्ति मतदाता नहीं रह जाते हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और दूसरा है, लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए पहला, जेल या हिरासत बंद व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति है। पहला कथन गलत हो जाएगा, यहाँ कहा था चुनाव नहीं है।
दूसरा कहता है लोकसभा के सीट के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा सभी राज्यों में एक समान है, तो ऐसा भी नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख है, और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर कितना 75 लाख है, 54 लाख से लेकर 75 लाख तक का है। बड़े राज्य का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। छोटे राज्य में जैसे गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आते हैं। दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। परिवार न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करें। दूसरा है, भारत में परिवार न्यायालयों को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और तीसरा है, परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। कितने कथन सही नहीं पूछा हुआ है, सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं, सही नहीं है कितने। चलिए परिवार न्यायालय के बारे में है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कहता है राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में एक परिवार न्यायालय स्थापित करे। सही है। दूसरा है, भारत में परिवार न्यायालय को पारिवारिक विवादों, तलाक और अन्य संबंधित मामलों पर सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये भी ठीक है। तीसरा है, परिवार न्यायालय के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा विवादित पक्षों का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया जा सकता, तो ये भी ठीक है। कितने कथन सही नहीं है? इसमें तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई भी नहीं। तो देखिए ये यूपीएससी 2025 के लिए प्री के लिए टेस्ट चल रहा है, तो इसमें आज 65 क्वेश्चन हुआ है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दिया जाएगा। देखिए अभी पार्ट पार्ट में वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए ताकि अभी एग्जाम बहुत, अभी मई में एग्जाम है, तो अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उसको फिर एक एक टेस्ट पूरा फुल टेस्ट कराया जाएगा, और जब एग्जाम और नज़दीक आ जाएगा, 1 महीने बच जाएंगे, तो उसमें 2-2 टेस्ट करवाया जाएगा, जो कि एक GS1 और एक CSET का भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए अपने। और देखेंगे इसमें मेंस के लिए पॉलिटी का सेक्शन शुरू किया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग पढ़िए। ठीक है, जाइए ओपन करिए प्लेलिस्ट और देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।